चलिए, हमारे बायोलॉजी के आगे सीक्वेंस को हम बिल्कुल बरकरार रखते हुए हमारे जो 2 लेक्चर आ चुके हैं 1 और 2 वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो भाई वो लेक्चर ज़रूर देखना, उसके बाद में ही इस लेक्चर पर पहुंचना, वरना आपको कुछ भी बायोलॉजी में समझ नहीं आएगा। ये बेसिकली मैं शुरू में जो टॉपिक्स उठाए हैं मैंने ये इसलिए उठाए हैं क्योंकि नॉर्मल जो आप बायोलॉजी पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, आप ह्यूमन लाइफ साइंस के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि उसके डाइजेशन सिस्टम को लेकर पढ़ लेते हैं, उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ लेते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ लेते हैं। लेकिन वहाँ से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हुए, पहली चीज़ ये, वहाँ से कोई आपको 2-4 क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे। लेकिन ये एक मेजर पोर्शन है जो मैंने आपका 2 लेक्चर में पहले कवर किया है, और ये शायद 1-2 लेक्चर और लगेंगे मुझे इसको कवर करने में, जहाँ से आजकल क्या हुआ है, एग्जाम की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई है कि वहाँ से क्वेश्चन उठाकर आप लोगों को देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले टॉपिक्स मैंने उठाए हैं, इनको आप एक सीक्वेंस के अंदर में ही पढ़ना भाई। अगर सीक्वेंस तोड़ी तो समझ लो कुछ भी आपका समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं हम थोड़ी जो एक्चुअल बायोलॉजी है हमारी, वो शुरू यहाँ से हो चुकी है। पिछले हमने नाम वगैरह के बारे में बात करे थे, क्या हमारी टर्मिनोलॉजी होती है, क्या शब्दकोश है इसके अंदर में, कैसे शब्दावली यूज़ करती है, उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं कि भाई जितने भी हमारे पास में जीवधारी हैं, यानी कि जितने भी हमारे पास में जीव जंतु हैं या जूलॉजिकली या बायोलॉजिकली जो यहाँ पर रह रहे हैं, तो उस पूरे इस यूनिवर्स के अंदर में कैसे उनको क्लासिफाई करते हैं। तो इसके लिए एक ड्यू नाम पद्धति यानी कि ड्यूल नेम पद्धति यूज करी गई थी। ठीक है, तो किसने किया था, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है यहाँ पे एग्जाम में कि भाई ड्यूल नेम जो क्लासिफिकेशन है वो किसने यूज किया था, यानी कि ड्यू नाम पद्धति किसने यूज करी थी। तो एक साइंटिस्ट हमारे पास में कैरोल्स लीनियस, क्या नाम है भाई, कैरोल्स लीनियस, इन्होंने सबसे पहले ड्यूल नेम के बारे में बात करी थी। कब करी थी, 1758 में। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी उनकी किस बुक के अंदर में इन्होंने डिस्कस किया था। तो बुक का नाम याद रखना भाई, सिस्टेमा नेचुरे। क्या नाम है, सिस्टेमा नेचुरे। देखिए यहाँ पर मेरे पास में जो नोट्स में आप लोगों को जो यहाँ पर पढ़ाई करवा रहा हूँ वो ड्यूल चल रही है, यानी कि बाइलिंगुअली चल रही है। जिसको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में भी पढ़ सकता है, इंग्लिश में पढ़ना है उसको मैं इंग्लिश में टर्म्स भी यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो हिंदी है या फिर इंग्लिश मीडियम है, आपको बिल्कुल भी इस चीज़ का नहीं रखना है कि भाई मैं हिंदी मीडियम में तो मेरे को कैसे समझ में आएगा, मैं इंग्लिश मीडियम में तो कैसे समझ में आएगा। आप लोग सबको मैं यहाँ पर बिल्कुल बाइलिंगुअली यहाँ पर बिल्कुल लेकर चलूंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा इसके अंदर में क्वेश्चन क्या बन जाएगा भाई, इन्होंने जो क्लासिफाई किया था किसने, कैरोल्स लीनियस ने, इन्होंने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरे के अंदर में दो जो ड्यूनाम यानी कि 2 पद जो बताए थे वो कौन कौन से थे। तो पहला पद कौन सा था भाई, वंश जेनरिक, यानी कि उसके जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग बनाया था, और दूसरा उसका जाति पद के अकॉर्डिंग बात करी थी। ठीक है, तो यहां पर उसकी 2 पद्धति, यहां से आपके 3-4 क्वेश्चन यहां पर डेवलप हो जाते हैं कि भाई ड्यूल नेम पद्धति जो है, ड्यूल नेम क्लासिफिकेशन किसने बात करी थी, तो कैरोल्स लीनियस ने। दूसरे कब की थी, 1758 में। किसमें करी थी, सिस्टेमा नेचुरा अपनी बुक थी उसके अंदर में बात किया। तो पहला पद पूछ लिया जाए तो वंश जेनरिक, यानी कि उसके जेनरिक की बात करें तो कैसे जेनरिकली उसके अंदर में चल रही है, तो वंशानुगत भी आप उसको बोल सकते हैं। दूसरा उसके जाति के आधार पे उसको किया गया था कि भाई वो एनिमल में होगा, प्लांटे में होगा, किस तरह से होगा, ये जाति से रिलेटेड हम वहाँ पर उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम अब बात करते हैं कि भाई ये पूरी जो क्लासिफिकेशन है, पूरी जो क्लासिफिकेशन है, ये तो उन्होंने बात करी थी 2 के हिसाब से बता दिया। लेकिन उसके बाद में जब हमारे पास में साइंटिस्ट आए, कौन, R.H. विटेकर, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, R.H. विटेकर। इन्होंने कहा कि भाई नहीं, जो हमारे पास में ऑल यूनिवर्स के अंदर में उन सबको मैं 5 किंगडम में कन्वर्ट डिवाइड करके रखूंगा, इनको सबको मैं 5 में क्लासिफाई करूंगा, यानी कि जितनी भी हमारे आसपास में जितनी भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनको 5 कैटेगरी के अंदर में इन्होंने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन पूछ कर दिया गया। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता भाई आपके एग्जाम के अंदर में, मैं आपके साथ साथ में एग्जाम ओरिएंटेड कैसे क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में भी डिस्कस करता हुआ चल रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि भाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया। देखिए कहीं कहीं बुक्स के अंदर में आपको 6 भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो R.H. विटेकर है जो उन्होंने दिया था तो 1969 के अंदर में इन्होंने दिया था। तो उस टाइम पे जो 5 क्लासिफिकेशन, तो R.H. विटेकर जो थे उन्हीं के जो स्टैंडर्ड था कब आया था, 1969 में। तो उसी को हम यूज कर चलते हैं कि 5 किंगडम के अंदर में हमने इसको क्लासिफाई करना है। अब बात करें ये 5 किंगडम कौन कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बिल्कुल आपके टिप्स पे हो जानी चाहिए। आंख बंद करके इनको जब भी रिवाइज करो तो आपकी आंखों के सामने 5 ये जो मैंने यहाँ पर बना रखा है ना, ये ऐसे कैसे आपको दिखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 4-5 आपको कैटेगरीज दे देंगे, क्लासिफिकेशन दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सा विटेकर का क्लासिफिकेशन है या कौन सी किंगडम है इसके अंदर में। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी और एनिमली, इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देके पूछ लेगा कि कौन सी किंगडम का है भाई ये। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया बैक्टीरिया कौन से किंगडम का है। मैं बात करूं अगर
एल्गी है वो किस उसकी है, वैक्यूल्स है वो कौन से किंगडम के हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इन क्वेश्चन से बनती हैं यहाँ पर। तो आपको ये जो स्टैंडर्ड है ना यहाँ पर बिल्कुल ऐसे कैसे आप लोगों को दिमाग में छप जानी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक एक को उठाकर यहाँ पर भाई। तो इन्होंने 5 जो कैटेगरी दी थी कौन कौन सी दी थी। पहली जो कैटेगरी थी वो मोनेरा। ठीक है, इन्होंने एक नाम दे दिया भाई कि प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि भाई हमारे पास में जो एनिमल्स हैं या फिर जो भी हमारे पास में जितना भी नेचर के अंदर में बना हुआ है तो उनके अंदर में कौन से के अंदर में सेल है या नहीं है। ठीक है, कुछ होती है हमारे पास में सिंगल सेल होती हैं, कुछ होती है मल्टी सेलुलर होती हैं। तो दो होती हैं, एक तो होती है यूकैरियोटिक सेल होती हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे सेल्स के बारे में यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक सेल। मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर बता दूं इसके बारे में कि सेल बेसिकली क्या होता है, किसी भी बॉडी का एक स्ट्रक्चरल या फिर कहीं फंक्शनल यूनिट होता है। जैसे आप घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए क्या करते हैं, आप ईंट लेके आते हैं, ईंटों को दर बाय दर कैसे रखते हुए चले जाते हैं और फाइनली आप क्या पाते हैं, एक घर आपके सामने बनकर तैयार हो जाता है। तो उसी तरह से भाई हमारी बॉडी भी तो किसी चीज से बन रही होगी। तो जो छोटी से छोटी चीज है जो इसको बनाती है उसको बोला जाता है सेल। अब सेल कुछ इस तरह की होगी, जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसके बीचों बीच एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है। बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। तो कुछ सेल के अंदर में ये न्यूक्लियस होता है और कुछ सेल के अंदर में ये नहीं होता है। तो जिसके अंदर में होता है, नाम ध्यान रखना, यूकैरियोटिक बोलते हैं, यूकैरियोटिक बोलते हैं। और जिनके अंदर में नहीं होता है उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। यानी कि जिसके अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता है उनको क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये बिल्कुल दो नाम बिल्कुल याद रख लेने, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं, इनको और इजी हो जाएगा आप लोगों के समझना कि इनके सेल के बेसिस पे या फिर मल्टी सेल है या फिर सिंगल सेल है, कैसे इनको डिवाइड किया जाता है। तो पहला आता भाई मेरे पास में मोनेरा। तो मोनेरा जो है ये होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यानी कि सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक का मैंने आपको लोगों को बताया कि भाई ये मेरे पास में क्या है, कोई सेल है जिसके अंदर में न्यूक्लियस होता है। लेकिन जब हम प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे थे तो प्रोकैरियोटिक के अंदर में ये न्यूक्लियस नहीं होता है। जब हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो ये सेल नहीं होते, केवल ये इसका क्या होता है, बाहर का स्ट्रक्चर होता है और बाकी इसके अंदर में कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को आ जाएंगे। जैसे लाइजोसोम हो गया, सेल वॉल हो गई, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाती चली जाएंगी। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये। ठीक है, इनके अंदर में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है और इनके अंदर में होता होगा लेकिन अविकसित होता है, यानी कि अनडेवलपमेंट होता है, पूरे तरीके से वो डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन हम उसको मान के चलते हैं प्रोकैरियोटिक की हमारे पास में। एग्जांपल्स की बात करें, इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ग्रीन एल्गाई हो गई, या जो काई वगैरह देखते हैं तो वो सारे किसके अंदर में आ जाते हैं, मोनेरा के अंदर में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटिस्टा। दूसरा हमारे पास में किंगडम किसने दी थी भाई, ये आर.एच. व्हिटेकर ने दी थी। और दो पद्धति के बारे में बात करी थी तो किसने करी थी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, किसके बारे में, जो हमारे पास में साइंटिस्ट थे कैरोल्स लिनियस, उन्होंने दो पद्धति के ड्यूल नेम के बारे में बात करी थी इसके अंदर में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके अंदर में कौन सा है भाई हमारे पास में, प्रोटेस्टा क्या होते हैं, ये सिंगल सेल्ड होते हैं भाई, ये सिंगल सेल्ड होते हैं। अब बात करें सिंगल सेल्ड है तो सिंगल सेल्ड में भी यानी कि एक ही सेल होती है इसके अंदर में। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि जो हमारी बॉडी बन रही है वो सेल्स के साथ में जुड़ जुड़ के बन रही है हमारी जो बॉडी बन रही है। लेकिन ये जो होते हैं ये पूरी अपने आप में एक ही सेल होता है भाई। ये क्या होता है, एक ही सेल होता है, इसी के अंदर में सारे काम हो रहे हैं इसके अंदर में। हमारी बॉडी तो बननी होगी तो ऐसी सेल फिर रिपीट होगी, फिर रिपीट होगी और रिपीट होती चली जाएगी। तो हम बोलते हैं कि हमारे पास में एक बॉडी बन गई है, हमारे पास में एक एनिमल की बॉडी बन गई है। लेकिन इनके अंदर में नहीं होता, ये जो इनकी बेसिक यूनिट है, जैसे मैंने एक ईंट बताया, ये इनकी दुनिया इसी के अंदर में है। तो वही हमारे पास में प्रोटेस्टा होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, एक कोशिकीय जीव बोला जाता है। इनके अंदर में जो होता है, सेंटर के अंदर में जो होता है न्यूक्लियस होता है, वो क्या होता है, डेवलप हो चुका है। तो हम कहेंगे कि भाई ये किस तरह के डेवलप हो गया है, तो ये किस तरह के कहलाएंगे, यूकैरियोटिक कहलाएंगे। ठीक है, यूकैरियोटिक भी बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल भी कहलाएंगे। यानी कि इनके अंदर में हमारे पास में ये सेल है और उसके अंदर में बीच में न्यूक्लियस है, ये फुली उसके अंदर में डेवलप हो चुका। अगर ये नहीं हुआ होता तो क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोल देते। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम होगा। दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर में पूछ लिया जाएगा एग्जांपल देके कि पैरामीशियम कौन सी किंगडम के अंदर में आता है, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, प्रोटिस्टा के अंदर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें प्लांटी से, जैसे आप लोगों को नाम याद आ रहा होगा कि प्लांट से रिलेटेड रहा होगा ये। ठीक है, अब प्लांट के अंदर में ऐसा तो नहीं है नहीं कि भाई एक सेल बनी होगी, उसके अंदर में तो हजारों सेल क्या बनती है, जुड़ के एक पूरे स्ट्रक्चर को तैयार करती हैं। तो आप कह सकते हैं बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर है ये। ठीक है, दूसरा इसके अंदर में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि हम बात करें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है इनके अंदर में। यानी कि अपना खाना बनाने के लिए किस प्रोसेस का यूज करते हैं, ये फोटो
सिंथेसिस का यूज़ करते हैं। और इनके अंदर में वैक्यूल्स होते हैं। जब हम प्लांट सेल्स के बारे में बात करेंगे तो ये देखेंगे वैक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स के बारे में बात करें तो वो सारे प्लांटी के अंदर में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फफूंदी या कवक के बारे में बात करें, फंगाई के बारे में बात करें तो देखो यूकैरियोटिक है तो कन्फर्म है कि भाई यूकैरियोटिक के अंदर में क्या होगा, ये हमारे पास में सेल होंगी, हर चीज़ सेल से बनेगी, ठीक है। ये चाहे कोई भी ले लो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक, एनिमिलिया, कुछ भी ले लो, सब बनेंगे भाई सेल से। लेकिन वो डिवाइड कर दी जाती हैं कि भाई उनके अंदर में न्यूक्लियस डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि फंगी के अंदर में क्या है, इनका यूकैरियोटिक है, मीन्स इसके अंदर में जो सेल के अंदर में न्यूक्लियस है वो पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर में क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट बेसिकली यूज होता है जो फोटोसिंथेसिस होता है उस प्रोसेस के अंदर में इसका यूज होता है, यानी कि खाना बनाने के लिए पेड़ वगैरह जो होते हैं वो इसका यूज करते हैं। जो ग्रीन कलर का पार्ट इसके अंदर में होगा जहां से इसका खाना बनने के लिए हमारे पास में यूज होगा। और पेड़ों के अंदर में बात करते हैं तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस करने के लिए यूज होता है। लेकिन फंगाई होती है या फंगी होती है, इनके अंदर में इसका अभाव होता है, वहां पर ये पाई नहीं जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एनिमिलिया। एनिमिलिया से रिलेटेड मतलब होता है कि जितने भी एनिमल यानी कि हम ह्यूमन बीइंग हो गए या फिर जितने भी एनिमल्स होंगे वो सारे किस कैटेगरी, किस किंगडम के अंदर में आ जाते हैं, तो उसको हम किंगडम देते हैं एनिमलाई के नाम से, देखें, ठीक है। एनिमल नहीं है भाई, ये देखना, ये आप याद रखना, ये जो किंगडम इसमें डिवाइड करी गई थी उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको एनिमल नहीं बोला था, एनिमलाई, MALIA के नाम से जाना था, ठीक है। तो आप मेरे को अब थोड़ा सा ये भी बता सकते हैं कि भाई मेरे को बताओ ह्यूमन है वो क्या सिंगल सेल से बना होगा? अगर मैं इसको यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए ढक दूं तो आप खुद सोच के बताओ, क्या एनिमल एक सेल से बना होगा? जी नहीं, वो मल्टी सेलुलर होगा, यानी कि बहुत सारी सेल्स उसके ऊपर में जुड़ी हुई होंगी। अब दूसरा बताओ कि हम इसके अंदर में इस यूनिवर्स के अंदर में बहुत ही इंप्रूव्ड कहते हैं कि हम जनरेशन है, तो क्या हमारे पास में जो सेल बनी है बॉडी के अंदर में, क्या उसके अंदर में न्यूक्लियस नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई न्यूक्लियस, ठीक है। और वो फुली डेवलप्ड भी होगा, तभी तो हम क्या कर पा रहे हैं भाई, इतनी जल्दी क्या होता है हमारे पास में, जब भी तो हम क्या कर पा रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक सेल से दूसरे के अंदर में हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें तो जितने भी एनिमल्स होंगे तो पहली चीज तो वो क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। दूसरा वो किस तरह के होंगे, यूकैरियोटिक होंगे या प्रोकैरियोटिक होंगे? तो आपने यू से मेरे साथ में पढ़ा था कि यू का मतलब उसके अंदर में डेवलप्ड हो चुका है उसका न्यूक्लियस। तो वही चीज भाई यहाँ पर मैंने दिखाई है कि ये बहुकोशिकाएं होती हैं और यूकैरियोटिक जंतु होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में समझ में आ गई होगी कि भाई जो किंगडम्स हैं उनको हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो पहले मोनरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा हमारे पास में प्लांटी, चौथा हमारे पास फंगी और पांचवा हमारे पास में एनिमिलिया के नाम से हम इसको जानते हैं। इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं धीरे एक एक करके। ये कुछ एक यहाँ पर मैंने दिखाए भी थे बैक्टीरिया को लेके, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने अभी बात करी थी प्रोटिस्टा, ठीक है। मोनेरा के मैंने 2 एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिए, बैक्टीरिया और ग्रीन एल्गाई करके होगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो मेरे पास में कौन सा था, प्रोटिस्टा, उसको सिंगली हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो इसके एग्जाम्पल भाई बिल्कुल रट लेना आप लोग। प्रोटिस्टा के अंदर में जो एग्जाम्पल्स आते हैं, पहला होता है राइजोपोडा। राइजोपोडा का मतलब होता है कि इसके अंदर में कौन से होते हैं, ये बेसिकली इसके अंदर में अमीबा होता है। अमीबा जो होता है इस तरह का सेल होता है, ठीक है। वो सिंगल सेलुलर होता है और अपने आप को क्या करता है, वो डिवाइड कर लेता है, यानी कि ये अकेला है तो थोड़ी देर के बाद में आप देखोगे कि ये ऐसे बन जाएगा आर्ट टाइप में, और फिर थोड़ी देर बाद में क्या होगा, ये 2 सेल्स में अपने आप क्या हो जाता है, टूट जाते हैं, यानी कि 2 सेल्स इसकी क्या हो गई हैं, डेवलप हो गई हैं, 2 बॉडी इसकी डेवलप हो गई हैं। तो ये किस में आ जाता है, राइजोपोडा के अंदर में आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं अमीबा। अमीबा होता है भाई इसका एग्जाम्पल्स हो। तो आपसे पूछ लिया जाएगा भाई अमीबा कौन सा है, तो पहले तो ये प्रोटिस्टा का मेन किंगडम है और उसके अंदर में भी किस में है, राइजोपोडा के अंदर में, ठीक है। अब बात करें स्प्रोजोआ। स्प्रोजोआ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके अंदर में यूग्लिना एक एग्जाम्पल है, यूग्लिना, YUGELA, यूग्लिना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है, पूछ लेगा यूग्लिना किसके अंदर में आता है, तो स्प्रोजोआ। किसकी भाई मेन किंगडम कौन है, प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा की सब किंगडम है वो स्प्रोजोआ है, उसके अंदर में यूग्लिना आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फेगलिटा। फेगलिटा इसके अंदर में कौन से आ गए, जैसे मलेरिया का जो मच्छर होता है, क्या नाम है उसका भाई मेरे को बताओ जल्दी, प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। वो जो मच्छर होता है वो प्लाज्मोडियम होता है जो कि मलेरिया को फैलाने में काम आता है, मलेरिया उससे फैलता है। तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर में आता है, फ्लैजिलिटा में आता है, ठीक है। और ये किस में होता है, ये प्रोटिस्टा इसकी मेन किंगडम है भाई, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सिलिएटा की बात करते हैं। पैरामीशियम हो गया इसके अंदर में,
ठीक है, पहले पैरामीशियम होगा। नेक्स्ट हमारे पास में एल्गाई, जो ग्रीन एल्गाई के बारे में बात करी थी, तो इसके अंदर में जैसे डाइटम हो गया, स्प्रोगेरा हो गया, स्पाइरोगेरा, SPRYOGRO, स्पाइरोगेरा, इसके अंदर में ये भी यहाँ पर क्या करता है, प्रोटिस्टा के अंदर में आ जाता है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी के अंदर में आता है, एल्गाई, डाइटम और स्प्रोगेरा। तो एक तरह की काई होती है भाई स्पाइरोगेरा भी। ठीक है, उसी तरह से सिलिएटा, पैरामीशियम अगर पूछ लिया जाता है भाई, ये सबसे ज़्यादा पूछने की पॉसिबिलिटी होती है पैरामीशियम। आप सब मेरे को बताएंगे पैरामीशियम क्या फैलाने के लिए काम आता है, क्या फैलता है पैरामीशियम का यूज़ करके। ठीक है, प्लाज्मोडियम का जैसे आप लोगों ने मेरे को मलेरिया का बताया, तो पैरामीशियम क्या फैलाता है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है सिलिएट जो होता है वो किस कैटेगरी के अंदर में आता है, वो पैरामीशियम उसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये सब इनकी कैटेगरी कौन सी है, प्रोटिस्टा के अंदर में आ जाते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर जो मेन कैटेगरी थी प्रोटिस्टा, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फंगी के बारे में। फंगी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या है हमारे पास में, उनको देख लो भाई जल्दी से। तो फंगी के हमारे पास में 3-4 एग्जांपल्स हैं बस। एक तो हो गया यीस्ट हो गया, ठीक है, दूसरा हमारे पास में स्लिम मोल्ड हो गया, चौथा मशरूम हो गया, लाइकेनेस माइकोराइजा। फिर से मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिएगा, इनके एग्जाम्पल, नाम बड़े डिफिकल्ट है भाई, नाम आपको बार बार ये लेक्चर देखना पड़ेगा, तब आपको ये चीज़ें क्लैरिटी के साथ में आएंगी। एक बार में मैं नहीं कहता कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, आप लोगों को 1 से 2 बार ये लेक्चर रिवाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए फंगाई की बात करें तो फंगाई के जो कवक यानी कि कवक जो होता है उसके एग्जांपल्स की बात करूं तो यीस्ट हो गया, स्लिम माउल्ड हो गया, मशरूम हो गया, जो आप कहते हैं मशरूम, वो फंगाई का एक एग्जांपल है। उसके अंदर में लाइकेन्स माइक्रोराइजा, ठीक है, माइक्रोराइजा इसके अंदर में हमारे एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, अब बात करें तीसरी हमारी कैटेगरी मोनेरा। मोनेरा की बात करें, मोनेरा कौन सी थी भाई, मोनेरा हमने बात करी थी पहली कैटेगरी, जो क्या होती है, प्रोकैरियोटिक होती हैं और जिनके अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता है। अब फंगाई की बात करी तो यूकैरियोटिक थे हमारे पास में, लेकिन उनके अंदर में क्या था, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा था, क्लोरोप्लास्ट उनके अंदर में नहीं था। उसी तरह से हम मोनेरा की बात करें तो मोनेरा के क्या क्या एग्जांपल्स होंगे उनके बारे में डिस्कस कर लो। तो मोनेरा के अंदर में जो एग्जांपल्स हैं भाई कौन कौन से हैं, उसके हैं जो बैक्टीरिया होते हैं यानी कि जितने भी जीवाणु होते हैं वो किस में आते हैं, मोनेरा किंगडम के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास में बात करें आइटोमाइसेट्स, आइटेनोमाइकेट के नाम से हम इसको जानते हैं। तो मोनेरा के अंदर में क्या आएगा, आइटेनोमाइकेट के नाम से आप याद करेंगे। ठीक है, देखिए नाम इसके डिफिकल्ट है, 2-3 बार रिवाइज कर रहे हैं तो एकदम क्लैरिटी के साथ में आपकी प्रोनाउंसिएशन आ रही है। आइटेनोमाइकेट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में बात करें साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इसकी सब डिवीजन है, सब किंगडम है, तो मोनेरा के अंदर में आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करें आर्काई बैक्टीरिया, देखिए साइनोबैक्टीरिया और यहाँ पर आर्काई बैक्टीरिया, इसके अंदर में क्या आएंगे, जितने भी ब्लू और ग्रीन एल्गाई है वो सारी किस में आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया के अंदर में आ जाएंगी। आर्काई बैक्टीरिया के अंदर में क्या आएंगे, हम इसके एग्जांपल सब यहाँ पर देखेंगे। अब बात करें कि मोनेरा जो हमारी मेन किंगडम थी उसको तो आपने 4 तरीके से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब उसमें भी हमारे पास में बैक्टीरिया के भी कुछ एग्जांपल्स होने चाहिए। बिल्कुल, बैक्टीरिया भी अपने आप को, एक तरह का बैक्टीरिया तो होता नहीं है, जैसे अभी इस टाइम पे कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस अकेला कोरोना वायरस कुछ एक शेप तो है नहीं, उसकी अलग अलग शेप रही होंगी उसकी, तो उन्हीं के शेप के बेसिस पे इनको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है कि भाई किसकी क्या इंटेंसिटी रहेगी, किसी को बीमार करने की या फिर उसको हिट करने की। ठीक है, तो उसी तरह से जो जीवाणु है यानी कि कौन सी कैटेगरी के अंदर में, मोनेरा के अंदर में आते हैं। बैक्टीरिया जो है उसका मेन सब डिवीजन, सब क्लास है उसकी, तो उसके अंदर में भी कौन कौन से हैं, क्या उसके स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो इसका होता है बेसिलस होता है यानी कि छिड़ाकार होता है, बिल्कुल स्टेट टाइप में ऐसे हो गया। ठीक है, गोलाकार हो गया, अगर गोलाकार की बात करें तो कुछ इस तरह के हमारे पास में सेल्स हो गई है, इस तरह का हमारा बैक्टीरिया मिल जाएगा आपको। तीसरा हमारे पास में कोमा आकार, कोमा आकार यानी कि वाइब्रो, ऐसे कोमा एक टाइप में ऐसे बात करें तो सिलेंडर टाइप में इस तरह का बन जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें स्प्रिलियम यानी कि सर्पिलाकार, सर्पिलाकार का मतलब होता है ऐसे, देखो ये सर्पिलाकार होता है, इससे स्पाइरल टाइप में, जब आप देखा होगा कॉपी वगैरह लेके आते हैं तो स्पाइरल बनी हुई होती है, तो वो स्प्रिलियम या फिर सर्पिलाकार भी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे थे भाई, यहाँ पर हम बात कर रहे थे मोनेरा को भी कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं भाई, जिनको आप एग्जाम में छोड़ के जाते हो, आप यहीं से आपके नंबर कटते हैं, यहीं से आपको बायोलॉजी के अंदर में डर लगता है। जहां तक मैं देखता हूं कि यहीं से आपको बायोलॉजी के अंदर में डर घुसना शुरू हो जाता है, यार बायोलॉजी मेरे को समझ में नहीं आती। अरे भाई समझ में तब आएगी ना जब आप मेन टॉपिक्स हैं उनको करोगे कवर, आप मेन टॉपिक तो छोड़ के चले जा रहे हो। ठीक है भाई, ह्यूमन बॉडी है वो तो आप एक बार पढ़ोगे तो भी याद हो जाएंगे, लेकिन ये है जिन पे आपको टाइम लगाने की जरूरत है, इन पे टाइम लगाओ भाई। एक बार 2 बार 3 बार आप इन लेक्चर को रिवाइज करो, आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में आ जाएगी। मैं इसका कॉन्फिडेंशियली लेवल से आपके साथ में बात कर रहा हूँ इस चीज़ को लेके, ठीक है ना, बड़े कॉन्फिडेंस से आप मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग ये कर सकते हो इस चीज़ को याद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें कि भाई कुछ एक दो बार एग्जाम में देखा गया है कि भाई जो बैक्टीरिया था इसको लेके कोकलस को लेके क्वेश्चन पूछा गया है कि, अरे कहाँ, 1 मिनट होल्ड कीजिए।
ठीक है। तो जो हमारे पास में कोकस है, यानी कि इसका बात करें कि ये किस तरह के गोलाकार के होते हैं, तो इसके अंदर में कैसे हमारे पास में इनके भी नामकरण कर दिए गए हैं कि भाई ये कौन से का होगा, किसके अंदर में सिंगल सेल होगी, किसके अंदर में ड्यूल सेल होगी, किसके अंदर में ज्यादा सेल होंगी। तो माइक्रोकोकियस, माइक्रोकोकियस का मतलब होता है कि एक कोशिका जिसके अंदर में एक बैक्टीरिया है भाई, उस बैक्टीरिया के अंदर में केवल एक सेल है, ठीक है, एक सेल से वो काम कर रहे हैं, तो उसको बोल देंगे माइक्रो। डाइप्लोकोकस, डाइप्लोकोकस का मतलब हो गया, डाई का मतलब होता है दो, तो दो कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको डाई यानी कि दो बोल दिया। तीसरा हमारे पास में आता है टेट्रा। टेट्रा का मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि टेट्रा का मतलब होता है चार। तो चार जो है, चार कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको बोलते हैं टेट्राकोकस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, नाम याद रखना भाई, स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो यहां पर स्ट्रेप्टोकोकस के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जो है ये सेल्स जुड़ी तो हुई है लेकिन एक श्रृंखला में जुड़ी हुई है, यानी कि एक के बाद एक चेन के रूप में यहां पर ये क्या कर रही है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो ऐसे को बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस के नाम से जानते हैं। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट है उसका नाम याद रखना, स्टेपाइलोकोकस, स्टेपाइलोकोकस, स्टेप, ठीक है, स्टेप तो आप लोगों को यहाँ पे याद हो गया होगा। फिर हमारे पास में ये आ गया फ्लाइकोकोकस के नाम से, स्टेपहाइलोकोकस, ठीक है, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, करोगे एक दो बार हो जाएगा। स्टेफाइलोकोकस के नाम से आप इसको जानते हैं। अब इसके अंदर में होता क्या है, जैसे आपने देखा स्टेपोकोकस के अंदर में एक श्रृंखला में जुड़ी हुई थी, यानी कि चेन में जुड़ी हुई थी, लेकिन ये चेन में नहीं जुड़ती हैं भाई। किसके अंदर में, स्टाइप्लोकोकस के अंदर में कौन नहीं जुड़ती हैं, जो सेल्स होती है वो किस रूप में जुड़ेंगी, यहाँ पर जुड़ी होंगी गुच्छों के रूप में, यानी कि एक जगह पे बंच बना लेंगे, एक जगह पे बल्क टाइप में आप लोगों को मिल जाएंगी। तो ऐसा जो गुच्छा बनाएंगे इनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, स्टेफाइलोकोकस के नाम से हम इनको जानते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भाई, इसके अंदर में लगभग हमने जो थी मोनेरा के अंदर में जितना भी था वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। बैक्टीरिया हो चाहे उससे रिलेटेड जितनी भी हमारी हो, बैक्टीरिया को कैसे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। आजकल ट्रेंड ये हो रहा है कि आपसे यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई मोनेरा में कौन कौन से एग्जाम्पल है, वो पूछ लेगा भाई बैक्टीरिया का जो कोकस है उसके अंदर में आपको नाम दे देगा। जैसे हरियाणा के अंदर में मैंने देखा था, एसएससी के अंदर में एग्जाम्पल देखे थे मैंने, सेल डिवीजन को लेके देखे थे, तो वहाँ पर ये जो था स्टेपाइलोकोकस आपसे पूछ लेगा भाई ये कितनी कोशिकाओं का समूह होता है। तो आपको क्या करना है, ये अनेक कोशिकाएं होते हैं लेकिन एक बंच में होती हैं और गुच्छों के रूप में यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भाई, एक लास्ट हमारे पास में रह गया, कौन सा रह गया ये, बिल्कुल लास्ट हमारे पास में रह गया आर्काई बैक्टीरिया के नाम से रह गया। तो आर्काई बैक्टीरिया जल्दी से देख लो भाई, इसके अंदर में कौन कौन से होंगे। इसके अंदर में हमारे पास में होंगे तीन तरह के, इसके अंदर में पाए जाएंगे, थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं इसको, ओके। चलिए इसके अंदर में हमारे पास में होगा मेथनोजन, मेथनोजन होगा पहला, दूसरा होगा हेलोफाइल होगा लवंडरागी, और तीसरा हमारे पास में होगा थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। नाम याद रखना भाई, मेथनोजन का मतलब है कि इसके अंदर में सबसे ज्यादा मीथेन गैस पाई जाएगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास में हेलोफाइल है, यानी कि इसके अंदर में लवण रोगी ज्यादा मिलेंगे, इसके अंदर में लवण यानी कि नमक टाइप में उसका हेलोजन जो ग्रुप होता है वो इसके अंदर में सबसे ज्यादा मिलेगा। तीसरा थर्मो, थर्मो से मतलब होता है कि हीट हो गया यानी कि ताप हो गया। एसिड का आपने मेरे साथ में पढ़ा था अम्ल होते हैं, तो थर्मो एसिडोफाइल जो होते हैं इनको हम क्या करते हैं, इसको नाम जानते हैं हम किसके अंदर में, जो हमारे पास में लास्ट बैक्टीरिया जो बन जाता है, सॉरी मोनेरा की जो कैटेगरी है कौन सी, आर्किनोबैक्टीरिया, उसके अंदर में इनको नाम से जाना जाता है। कौन कौन से होते हैं ये, मेथनोगन, हेलोफाइल और थर्मो एसिडोफाइल है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे भाई एनिमल्स को कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। अभी तक हमने क्या बात करी थी, अभी तक हम इसके अंदर में डिस्कशन कर चुके हैं कौन कौन सा, हम मोनेरा के बारे में देख सके हैं और कौन सा फंगाई के बारे में बात कर चुके हैं और हम प्रोटिस्टा के बारे में बात कर चुके हैं। तो तीन हमने बात कर लिए, दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में डिस्कस करेंगे। तो अभी जितना भी आप लोगों को पढ़ाया है, पीछे का जितना भी पढ़ाया गया है, उन लेक्चर्स को भाई थोड़ा सा ना अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि आगे जो चीज़ें आएंगी ना वो एक दूसरे से कोरिलेट होती आ जाएंगी। तो नाम बार बार में आएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये नाम किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, और ये कौन सी कैटेगरी का आ गया मेरे पास में। तो बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए सब्जेक्ट के अंदर में। फिर बोल रहा हूँ, एक बार में याद नहीं होंगी, बार बार आप इनको रिवाइज कीजिएगा, तब जाके आपके आंखों के सामने एकदम क्लैरिटी के साथ में आ जाएंगे। आप एक दो बार इनको पेज पे भी बना के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर में, लेक्चर नंबर 4 के अंदर में। आप जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड कर दिया है, कोई भी डाउट होता है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और कुछ ही और टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो वो भी यहाँ पर आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।